नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ या हाइपोथेसिस प्रिंसिपल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो फिनिश किया था उसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस देखे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके हमने 2 पार्ट कवर किए थे, जिसमें मैंने आपको बेसिकली 5 लॉ सिखाए थे। ठीक है, तो आप सोच सकते थे मैम ये वाला लॉ भी उस पर डाल देते, छठा लॉ बन जाता। ठीक है, डाल सकती थी मैं, बट मैंने इसको एक हैशटैग लॉ बनाया हुआ है। ओके, दैट मीन्स कि इसकी कहानी थोड़ी अलग है, तो इसको समझाने के लिए भी कुछ अलग पॉइंट चाहिए था, तो इसके लिए हमने इसको एक अलग तरीके से कवर करना सोचा। तो अब इसमें है क्या, देखो ये लॉ जो है काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, इसको हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी कहानी की शुरुआत होती है आपके ग्रेड 9th से। ओके, अब फिर से वही 9th ग्रेड में हम लोगों ने एक थ्योरी देखी थी, ओके, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। याद आई। ठीक है, 3rd चैप्टर में था, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। खैर अभी आपको उसके सारे के सारे पॉइंट्स तो मैं नहीं बोलूँगी मेमोराइज करने के लिए, बट हाँ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डाल्टन जी ने हमें 1808 में कुछ बताया था। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था, डाल्टन जी की कहानी सुनना क्या था। ठीक है, डाल्टन जी हमें ये कह रहे हैं कि जो मैटर है, ठीक है, वो एक्चुअली बना है पूरा एटम से। एटम जो है वो इंडिविजिबल है, याद आया। ओके, मैटर का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो एटम कहा था उन्होंने। ठीक है, और एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है, ये भी कहा था उन्होंने। और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एटम्स को कंबाइन करते हैं इन अ सिंपल होल रेशियो, ठीक है, तो हमें मिलता है एलिमेंट या कंपाउंड। याद आया। ठीक है, अब इस पॉइंट को अपन को पकड़ के चलना है। तो बेसिकली डाल्टन जी ने हमें एक थ्योरी दिया था, ओके, जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1808। ओके, तो उसमें डाल्टन जी ने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड वी कुड से, ओके, कंबाइन, ओके, कैन बी, एक काम करते ऐसे लिख देते, ओके, कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग small whole numbers ratio by okay atoms। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एटम्स को ओके स्मॉल होल रेशियो में कंबाइन कर लेते हैं तो हमें मिलता है एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, अब हमने जो लास्ट सेक्शन में देखा था उसमें हमने बात की थी गैल-ल्यूजेक लॉ की। याद आया। ठीक है, गैल-ल्यूजेक लॉ। तो तब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, गैल-ल्यूजेक जी क्या कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें गैसेस को बनाना है तो हमें उनके वॉल्यूम को मिक्स करना होगा। याद आया, लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस की हमने बात की थी। तो क्या कह रहे हैं गैल-ल्यूजेक जी, वो ये कह रहे हैं दैट गैसेस ऑलवेज कंबाइन with one another by small hole in small hole ratio by volumes। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की। बात आई समझ में। अब अगर हम लोग बेटा थोड़ा सा सोचें डीपली, तो हमें स्टार्टिंग में तो यही कहा गया था कि भाई पूरा ब्रह्मांड जो है वो मैटर है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड मैटर है, और उस ब्रह्मांड के अंदर जो मैटर है वो मैटर के अपने पास सॉलिड, लिक्विड, गैस सब टाइप्स है। ठीक है, ये सारे के सारे मैटर जो है बने हैं एटम से। ओके, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, सारे के सारे जो मैटर है बने हैं एटम से। एटम्स को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि एलिमेंट या कंपाउंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस है वो भी तो मैटर हुआ, हाँ कि ना। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि मैटर बनता है एटम से मिलकर, तो बेसिकली गैसेस जो है अगर वो कंबाइन हो रहा है तो वो भी तो एटम को मिलके ही कंबाइन होगा, हाँ कि ना। ठीक है, हाँ, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हम पूरा केमिस्ट्री का स्टार्टिंग से सोचते हैं, जो भी हमारी बुद्धि में लोगों ने डाला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि अगर मैं डाल्टन की बात मानूं
तो जो भी मैटर है, अगर मैं एलिमेंट और कंपाउंड को मैटर की तरह समझूं, ठीक है, तो है तो मैटर ही, तो मैटर जो है वो मिल रहा है हमें बाय द कंबाइनिंग ऑफ द एटम्स, और गैस विच इज ऑल्सो मैटर, ओके, वो भी हमें मिल रहा है बाय कंबाइनिंग द रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक रिश्ता होना चाहिए एटम का और वॉल्यूम का, हाँ कि ना, है ना, ओके। तो अब अगर ये रिश्ता होना चाहिए तो ये बुद्धि, ठीक है, किसकी आ गई? अब यहाँ पे एक तीसरे साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, जिनका नाम था बर्जीलियस। इनके बारे में अपने सुना है, 9th में ही सुना है, ठीक है। इन्होंने तो हमें एटम्स के सिंबल दिए थे, याद है, जैसे सोडियम का Na हम लोग लिखते हैं, क्लोरीन का Cl लिखते हैं, तो ये सारे इन्होंने बताया था हमें। तो बर्जीलियस जी आए तो उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं एक काम करूं, ठीक है, मैं लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर लेता हूं काम, और मैं ये करता हूं कि मैं डाल्टन जी की थ्योरी और गैल-लुसाक जी की थ्योरी को कंबाइन कर देता हूं। उन्होंने ये सोचा, ठीक है, कर दो कंबाइन। तो कंबाइन करते दौरान, ठीक है, अब उन्होंने क्या लिया, उन्होंने गैल-लुसाक जी के यहाँ से गैस की बात कर ली, ठीक है, और डाल्टन जी के यहाँ से उन्होंने एटम की बात ले ली, इन दोनों को कंबाइन किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस मतलब क्या? देखो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो स्टेटमेंट, इट कुड ईदर बी फॉल्स और ट्रू, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकल एविडेंस के हिसाब से हमें नहीं पता चल जाता है, तब तक हम इसको सही गलत दोनों बोल सकते हैं, जब तक हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता है, एक्यूरेट रिजल्ट। तो दैट्स व्हाई वी कांट से लॉ, वी कांट से प्रिंसिपल, वी आर सेइंग हाइपोथेसिस, ठीक है इतना, ओके। तो बर्जीलियस जी ने हमें अपना एक स्टेटमेंट दिया। तो बर्जीलियस जी कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, सारे के सारे गैसेस का हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, condition of temperature and pressure contains equal number of atoms, ठीक है। तो बर्जीलियस जी ने क्या कहा, हमें सुनना इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, जितने भी आप गैसेस ले रहे हो उसका आप इक्वल अमाउंट लो अंडर सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, सेम, ऐसे ही टेम्परेचर की ज़्यादा प्रेशर की ज़्यादा है वो नहीं, सेम टेम्परेचर प्रेशर में। तो ये कह रहा है कि जब वो कंबाइन हो जाएंगे ना, ठीक है, तो दे इवन दो दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं ये हाइपोथेसिस को, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ, एग्जाम्पल देकर हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट को। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है क्लोराइन के साथ और हमें देगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, बहुत सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया, हाँ कि ना, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मैं 1 वॉल्यूम ले लूँ सिंपल सा, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 1 वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का, कंबाइन किया 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, तो सीधी बात है मुझे क्या मिलेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, हाँ कि ना, है ना, 1 + 1 2, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट को सुनना ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंबाइंड अंडर द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे n एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के वो कंबाइन हो रहे हैं n एटम्स क्लोरीन के, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम डबल हो गया है तो एटम भी तो डबल हो जाएंगे। सपोज कि 10 एटम इसके आए, 10 एटम इसके आए, तो 20 एटम जाके बनेंगे ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 एटम मैंने हाइड्रोजन के लिए, 10 एटम मैंने क्लोरीन के लिए, तो कितने बनेंगे, 20 एटम बनेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ, 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे ये वॉल्यूम लिया है क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम की बात की, फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर एटम सेम होंगे, तो मैंने एटम, मैं बर्जीलियस की ही हाइपोथेसिस का थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम ये समझ के चलते हैं कि भाई एक एटम है,
ठीक है, एक एक एटम अपन समझ के चलते हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि एक एटम हाइड्रोजन का, ठीक है, कंबाइन हो रहा है एक एटम क्लोरीन से, तो हमें मिल रहे हैं 2 एटम हाइड्रोजन क्लोराइड के। बात पकड़ में आई? ठीक है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि नहीं मुझे एक नहीं चाहिए, मैं इसको और कम करती हूँ, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर लेती हूँ। तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो आधा एटम हाइड्रोजन का आधा एटम क्लोरीन का कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा? 1। ओके, 1 कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे मेरे को। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसको मैं काट दूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 कट गया, तो इसका मतलब कि 1 कंपाउंड एटम, क्योंकि ये है तो कंपाउंड ना, ठीक है। तो एक एटम हमें कंपाउंड का मिला, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, अब दिक्कत आई। डाल्टन जी ने हमें क्या बोला था? ठीक है, डाल्टन जी ने हमें बोला है कि आप एलिमेंट्स लो या कंपाउंड लो, ठीक है, दे कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग स्मॉल होल नंबर। ठीक है, क्या इन्होंने साफ साफ शब्द में बोला है? होल नंबर। तो अगर ये होल नंबर है तो 1/2 और 1/2 होल नंबर थोड़ी हुआ, ये तो फ्रैक्शन हो गया, हाँ कि ना? ठीक है, तो अब अगर ये फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी तो वैलिड ही नहीं हो रही है, झगड़ा हो जाएगा डाल्टन जी और बर्जेलियस जी के बीच में, सीधी सी बात है। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? तो अब अगर हम लोग n एटम्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं कर सकती हूँ ना, मैं डिवाइड बाय 2 कर सकती हूँ, मैं क्यों ना करूँ? इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि आप आधा नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैंने किया। तो जब हाफ ऑफ एटम लिया तो हाफ ऑफ एटम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाल्टन जी ने पहली बात तो ये कहा है कि एटम इंडिविजिबल है। ओके, दूसरी बात ये कहा है कि कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होंगे और बनेंगे तो आपको हमेशा स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास होल नंबर है ही नहीं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। सो हियर डाल्टन्स थ्योरी गेट्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और डाल्टन की थ्योरी को उस टाइम पे रिजेक्ट करने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी जगहों पे उनकी थ्योरी, जो हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखे थे ना, चार देखे थे ना, ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे में डाल्टन की थ्योरी बिल्कुल फिट बैठ रही थी। तो इसके लिए डाल्टन जी की थ्योरी को रिजेक्ट करने का सवाल आता ही नहीं था। तो क्या हो जाएगा? बर्जेलियस जी की जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसमें का हाइपोथेसिस इट कुड बी रॉन्ग, तो एक्चुअली वो रॉन्ग हुई और ये रिजेक्ट कर दी गई। अब क्या करना है? कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे आ गए, कौन आ गए? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ पे आ गए एवोगैड्रो जी। ओके, तो एवोगैड्रो जी ने भी अपना हाइपोथेसिस दिया। पहले तो उसको हाइपोथेसिस कहेंगे, उसके बाद खैर बताती हूँ कैसे लॉ प्रिंसिपल बन गया उनका। तो उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने बोला कि भाई लोग तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पहली बात तो ये है ना, तुम अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कर लो रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो तुम वहां पे क्लियर हो जाओ, उसके बाद ये थ्योरी में मॉडिफिकेशन करो। तो उन्होंने क्या कहा मैं बताती हूँ, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, लिखना तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो अब पहले तो हमें मीनिंग समझनी पड़ेगी या डिफरेंस समझना पड़ेगा, किसके बीच में? एटम के बीच में और मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, आइए पहले वो डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, एवोगैड्रो जी ने ये कहा कि भाई समझो एक चीज को, जो एलिमेंट बनता है ना, जो एलिमेंट बनता है, ठीक है, वो बनता है 2 और 2 से ज्यादा एटम्स को मिलाकर, 2 और 2 से ज्यादा एटम्स को मिला के, और ये एटम्स, ठीक है, मे बी या तो मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। बात आई समझ में? अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो तुम उसको आधा कर किस तरीके से सकते हो? क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला कि तुम क्लियर करो इसको, दिमाग में पॉइंट को बिठा दो। तो कैसे बिठाना है? देखो, मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके घर पे, आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर की दीवार है, तो दीवार बननी किससे? ब्रिक से। ठीक है, तो ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, उनको ज्वाइन करते 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 हमें दीवार मिल गई, पूरा घर ही मिल गया। क्लियर हुई? दैट मीन्स कि वो छोटे 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 चीजों को मिलाकर हमें एलिमेंट या कंपाउंड मिल रहा है। बात पकड़ में आ गई? ठीक है, अभी आप ब्रिक को तोड़ तोड़ के लगा रहे हो, पूरी एक जो आती है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, उसको ही इकट्ठा इकट्ठा करते बना रहे हो। आपकी नोटबुक, आपके टेक्स्ट बुक,
ठीक है, ये कैसे बने, उनके लिए क्या ज़रूरत है, पेजेस ज़रूरत है। अगर पेजेस ही नहीं होंगे तो तुम उसको बुक थोड़ी बोलोगे। तो दैट मीन्स कि पेजेस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द बुक। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। उस तरीके से अगर आप कोई वर्ड देते हो डॉग, ठीक है, तो डॉग में DOG आर द अल्फ़ाबेट्स। अगर तुम्हें अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता होंगे तो तुम स्टेटमेंट क्या फ्रेम करोगे, तुम वर्ड क्या बनाओगे। ओके, दैट मीन्स कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हो गए, वो हो गए स्मॉलेस्ट यूनिट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं और उनको मिला मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। वो छोटी होती हैं पर हो सकता है कि उनका कोई अस्तित्व ना हो। जैसे कि मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट्स ABCD, अगर मैं सिंपल B लिख देती हूँ, इससे मैं क्या समझूँ मैं इसे, मैं कुछ भी इसे डिफाइन नहीं कर सकती। बट अगर मैं इसको A और G के साथ मिला दूँ तो बैग बन गया। बात आई समझ में, ठीक है, तब जाके ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना। तो सिमिलरली मेरे पास नंबर है 1 2 4, ठीक है, क्या है इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं। 1, अब मैंने बोल दिया 1, अब तुम क्या समझोगे 1 से, 1 क्या, ठीक है, किसी को फर्स्ट प्राइज मिली, किसी को फर्स्ट रोल नंबर मिला, ठीक है, किसी को फर्स्ट छोड़ो, ओके, फिर हंसी आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इन सब नंबर्स का जब तक हम इनको कंबाइन नहीं कर देते, जब तक हम इनको डिजिट्स के फॉर्म में अगर 124 लिख दिया तो पता चला ओके कि ये 124 है। बात आई समझ में। तो इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट इतना सा बोलने का जो मेरा मतलब है और जो एवोगैड्रो जी का भी मतलब था वो ये था कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है इट कुड बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कुड बी नॉट। ठीक है, तो इसके लिए जहां पे हम श्योर ही नहीं है तो आप उसको लेकर एक रिएक्शंस कैसे बता सकते हो, आप उसको लेकर एक लॉ कैसे बना सकते हो। बात आई समझ में। और फिर उन्होंने बोला कि अभी तुम समझो यहाँ पे भाषा मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, अब अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी बनता 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बनता है। बट यहाँ पर ये जो होगा वो 110% इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी बना है, ये भी 2 और 2 से ज्यादा से एटम से मिलके ही बना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ एटम को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो लोचा आ रहा है। बट यहाँ पे अगर हम लोग मॉलिक्यूल को डिफाइन करके और ये बोल रहे हैं हम लोग, और हम ये बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, तो हम बात सही कह रहे हैं। बात समझ में आई। अब इस चीज को थोड़ा समझो। दैट मीन्स कि एटम को मिलाकर हमें मिलेगा मॉलिक्यूल, ठीक है, और मॉलिक्यूल को मिला के हमें मिलेगा एलिमेंट या कंपाउंड। आप डायरेक्टली एटम को मिलाकर एलिमेंट बोल दो तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ वाली हो जाती है। ठीक है, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप ये रेंज में चलो तो क्या है ना कि एटम समझो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब वो जुड़ जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, तब तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। और जब वो एग्जिस्ट करेगा तो आपको वो एलिमेंट भी देगा, तो आपको वो कंपाउंड भी देगा। क्या बोलते हो, समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले। जैसे कि मैं बात करूँ एक हाइड्रोजन, एक एटम, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, बट अगर मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम को ज्वाइन कर लिया तो मुझे क्या मिल गया, H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये H2 जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी आप इसको ले लो भले, बिकॉज अ मॉलिक्यूल इज एन एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एलिमेंट में भी अगर आप इसको किसी और के साथ भी ज्वाइन करते हो तो ये H2O कंबाइंड फॉर्म हो गया, कंपाउंड बन गया। बात आई समझ में। ये चीज जो है वो एवोगैड्रो जी समझाना चाह रहे थे, और इसके बेसिस पे एवोगैड्रो जी ने बर्जीलियस की जो पूरी हाइपोथेसिस था उसमें बदलाव लेके आए। ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज रखा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक जगह बदलाव किया। क्या बदलाव किया, उन्होंने ये बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ नॉट एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस उन्होंने सिर्फ ये शब्द का डिफरेंस दे दिया, पूरी मीनिंग चेंज हो गई। ठीक है, सिर्फ उन्होंने बोला कि एटम नहीं मॉलिक्यूल है ये। तो अब मॉलिक्यूल तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल को आधा तोड़ भी सकते हो ना। ठीक है, एटम जो दिख ही नहीं रहा उसको तुम कहां से आधा तोड़ोगे भला।
ओके पॉसिबल ही नहीं है ना। बट यहीं पे अगर आपके पास मॉलिक्यूल आता है तो आप तोड़ सकते हो उसको, आप उसके अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हो तो आप उसका एक ले सकते हो, सीधी सी बात है, बात आई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा डिफाइन करें तो मैं एक मार्कर दूसरा कलर का लूं, रुको, ओके तो इसी चीज को अपन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइंस हाइड्रोजन क्लोराइड, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे बोला एटम ना लिखो, ना 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 ये गलती नहीं करनी है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ, सॉरी क्या लिखना है, n molecules combine with n molecule of chlorine, okay gives 2n molecules of hydrogen chloride, ठीक है। बस शब्दों का ही अंतर है और तो क्या है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको आधा करोगे तो आप आराम से आधा कर सकते हो कि मॉलिक्यूल तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको हाफ कर सकते हो, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल जो है, जैसे यहाँ पर समझो, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया, इसका मतलब ये है कि ये और ये कट गया, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के जब 2 एटम मिलाकर मॉलिक्यूल बना तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो आ गया, तो एक एटम जो है वो डाल्टन की थ्योरी से क्या है, होल नंबर आ गया, मतलब कि डाल्टन की थ्योरी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ओके। कोई भी झगड़ा नहीं हुआ किसी के बीच में, ठीक है, ना डाल्टन ने अपनी थ्योरी को बोला कि मैं गलत हूँ, ठीक है, ना ही गैल-लुसेक जी ने बोला कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, कुछ भी गलती नहीं है। तो बस एक शब्द से, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर हो गया। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सुनो यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, वैसे समझ तो गए होंगे आप, एक बार और। तो जैसे कि यहाँ पे n मॉलिक्यूल है, तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूं 1/2 से, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब मुझे क्या मिल गया, H। दैट मीन्स कि जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहे थे, मुझे कम कंपाउंड बनाना था तो मैंने एक ही लिया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में एक एटम है, हाँ कि ना, ओके। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गया एक क्लोरीन एटम से, ठीक है, और मुझे मिल गया एक मॉलिक्यूल HCl, क्या बोलते हो, हाँ कि ना, सही है ना। तो यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हम एटम 1 ले रहे हैं, हाफ नहीं ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। दैट मीन्स कि एटम्स जो है हम कंबाइन करते हैं इन होल स्मॉल नंबर्स, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एटम की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ओके, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 कंपाउंड मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल, कंपाउंड तो क्या 2 वर्ड्स आते ही नहीं इकट्ठे, ठीक है, अपन क्या लिख देंगे, 1 मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये है। तो पहले तो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस हुए थे और बहुत सारे अच्छे और, ठीक है, इन्हीं के ही लॉ को मॉडिफाइड करके बहुत सारे अच्छे और रिजल्ट्स भी निकले थे। हालांकि वो इतना आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। एटोमिसिटी, ओके, मॉलिकुलर मास, ये सब उसमें से आया था। तो खैर इस तरीके से उन्होंने, अब मैं यहाँ पर, ठीक है, बर्जिलियस की जगह लिख दूंगी एवोगैड्रो, ओके, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या लॉ, ओके। तो अभी बर्जिलियस नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेंज कर दिया, समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के यही है एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको समझ में आ चुका, बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ठीक है। मैंने इतना सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताया ना कि आप पूरी कहानी को समझ जाओ, और मुझे नहीं लगता कि शायद इतना इजी तरीके से यूट्यूब में आपको यहाँ मिलेगा, मैं श्योर तो हूँ ऐसे, ठीक है। तो ज़रूर देखिए इसको, बहुत ध्यान से देखिए, 1-2 बार और देखिएगा तो आपको मेरे ख्याल से पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा रिगार्डिंग द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फिर भी कुछ होता है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और लगा कि हाँ मैंने आपका डाउट कन्फ्यूजन क्लियर कर लिया रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस, तो डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।